गुड मॉर्निंग छात्रों। कल मैंने आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामान्य उद्देश्यों को किस प्रकार से लिखा जाता है और सामान्य उद्देश्यों के से क्या क्या लाभ होते हैं और क्यों उनको लिखा जाता है, वो हमारे सोपान का पहला पद था। दूसरे पद में जाने से पहले अर्थात जो शिक्षण उद्देश्य हैं हमारे, जिनको हम विशिष्ट उद्देश्य कह रहे हैं या प्राप्य उद्देश्य कह रहे हैं, उनको समझाने से पहले या उनके बारे में चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा आज आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, जो शिक्षण उद्देश्यों को अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखने की एक कला होती है, एक कौशलता होती है, एक टेक्निक्स होती है और एक सोच होती है, एक थिंकिंग होती है। हम जब लेसन प्लान बनाते हैं या लेसन प्लान बनाएंगे तो उससे पहले हम किन किन चीज़ों को लिखने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे। तो उसमें हमारे पास राइटिंग फॉर्म्स ऑफ टीचिंग एम्स इन एक्सपेक्टेड बिहेवियरल्स आउटकम्स, अर्थात शिक्षण उद्देश्यों को अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखना कैसे लिखते हैं और किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि एक जगह मैंने 2 कॉलम बनाए और पहले वाले में लिखा है हमने शिक्षण उद्देश्य और दूसरे में लिखा है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन अर्थात ईवीएस। इसमें पहला नंबर आया है ज्ञानात्मक उद्देश्य का। इस ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमने यह लिखना है, यह समझना है कि छात्रों को विषय या प्रकरण के अध्ययन से संबंधित पारिभाषिक शब्दों, तथ्यों, घटनाओं, प्रतीकों, विचारों, समस्याओं, प्रतीकों, तिथिक्रम एवं सामान्यकरण आदि का ज्ञान कराना, ये हमारा एक लक्ष्य होगा। अब दूसरी ओर आते हैं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि छात्र डैश डैश प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, अर्थात जो हमारा प्रकरण होगा, मान लिया जाए हमारा प्रकरण था कि पृथ्वी की गतियाँ, तो छात्र पृथ्वी की गतियों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेगा, क्योंकि हम उसे जो पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेंगे प्रस्तावनात्मक कौशल में, तो वहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने स्टूडेंट्स में पूर्व ज्ञान या रिकॉल या रिकॉग्नाइजेशन कैसे करना है। दूसरा आता है कि प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, छात्र डैश डैश कर सके, अंकित कर सकेंगे। जैसे जैसे हमारा प्लान आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम विकासात्मक प्रश्नों की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम एक्सप्लेनेशन की ओर जाएंगे, तो छात्र की जो अभिवृत्तियां हैं, छात्र का जो दृष्टिकोण है, छात्र के जो सीखने की क्षमता है, वो धीरे धीरे उसमें वृद्धि होगी और हमको भी सरल से जटिल की ओर ले जाना होगा। हमने पहले सिंपल चीज़ों के बारे में केवल मेमोरी के आधार पर बात कराना, लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो तब हम जटिल बातों की ओर उनको ले जाने की कोशिश करेंगे, अमूर्त की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे, तब जा कर के उनमें वो अबोध कह सकते हैं या वो अनुप्रयोगात्मक कह सकते हैं या वो सृजनात्मक कौशलता उनमें प्राप्त होगी। तो ये पाठ के ही इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं और पाठ जो लेसन प्लान है उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से अगर ज्ञानात्मक उद्देश्य में अगर आप ये कराना चाहते हैं तो आपने सिंपल सी बात है कि छात्रों में विषय या प्रकरण के अध्ययन से संबंधित इतने चीज़ों के बारे में उनसे परिचित कराना। अब आपकी अपेक्षा क्या है कि उनमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उनमें जो डेवलपमेंट होंगी, ये तो आपका टास्क है। अब आप अपेक्षा करेंगे कि हो सकता है कि अगर मैं ऐसा सब पढ़ाऊँगा तो छात्र में ये सारी चीज़ें डेवलप्ड होंगी या उसमें अधिगम परिवर्तन होगा, जो व्यवहार परिवर्तन होगा वो इस प्रकार से हो, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन ये होंगे। तो ये आपके पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये आपके मस्तिष्क में पहले से होना चाहिए कि अगर मैं ये पढ़ाऊँगा तो छात्र में ये चीज़ें डेवलप्ड होंगी उस विषय से रिलेटेड, उस प्रकरण से। मान लिया आप पानी पढ़ा रहे हैं तो छात्र कम से कम गंदा पानी और स्वच्छ पानी में अंतर बता सकेगा। छात्र बता सकेगा ये पानी जो है प्रदूषित है और ये पानी प्रदूषित नहीं है। छात्र घर में पानी के अनेक रूपों को
तैयार कर सकता है, जैसे गैस क्या होती है, जैसे ठोस क्या होता है, जैसे द्रव क्या होता है। तो उनके बारे में ये आपकी कल्पना पहले ही होनी चाहिए कि अगर मैं छात्र को पानी के संदर्भ और संगठन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके गुण दोषों के बारे में बताऊंगा, तो छात्र में ये चीज़ें डेवलप्ड होंगी। वो क्रिएटिविटी, यानी कि खुद मिला करके कह सकते हैं कि पानी को फिल्टर कर सकता है। और फिल्टर करने के अनेक तरीके होते हैं। एक तो फिल्ट्रेशन होता है, और एक हमारे जो नेचुरल, जिनको कहते हैं परंपरागत ज्ञान के आधार पर, मिट्टी और कंकड़ पत्थरों को आदि रख करके, और उसके आधार पर भी हम घर में जो अनेक प्रकार के कपड़ों का यूज़ करके फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। वो उसकी क्रिएटिविटी है, वो किस प्रकार से करता है वो उस पर डिपेंडेबल है। लेकिन ये आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि बच्चे में ये क्षमताएँ कम से कम पैदा हों। आगे बढ़ते हैं। छात्र सूचनाएँ प्राप्त कर सकेंगे, छात्र पहचान कर सकेंगे अलग अलग प्रकार के, जैसे पानी का है, या कंकड़ पत्थर है, या मृदा है, जो जो टॉपिक आपका होगा, यातायात के साधन है, या भूगोल, इतिहास, नागर शास्त्र, अर्थशास्त्र, जिसमें भी आप, जिस विषय में भी आप कहेंगे, तो कम से कम उनको पहचान। हम कहेंगे कि आप पहचान करने का मतलब वो जो है कम से कम अकबर की, वो बीरबल की, या वो शाहजहाँ की, या अन्य जितने भी लोग हैं उनके कम से कम चित्रों को पहचान करके उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकता है। ये भी उसमें आ सकते हैं। नाम बता सकेंगे। ऐसे अगर हम हिस्ट्री में लेते हैं, इतिहास, नागरशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, वो अलग अलग संविधानों के बारे में नाम बता सकते हैं। सूची बना सकेंगे। अगर आप उसको जो है विश्व के संविधान के बारे में पढ़ा तो उनकी पूरी सूची बना सकते हैं। भारतीय संविधान के विशेष लक्षण क्या होते हैं उनकी पूरी सूची बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मिलान कर सकेंगे। तो ये आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य के जो प्रायोरिटी, जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उनके बारे में छात्र ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और ये हमारे इस प्रकार से लेसन प्लान का एक प्रारूपण डिजाइन होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में ये चीज़ें होनी चाहिए। अब बात आती है कि अवबोधात्मक उद्देश्यों में क्या है। अब अवबोधात्मक उद्देश्यों में छात्र को विषय या प्रकरण से संबंधित पारिभाषिक शब्दों, सिद्धांतों, नियमों, व्याख्याओं, अनुवादों, उल्लेखों, प्रतिमानों, अर्थापनों आदि का अवबोध यानी कंप्रेहेंसिव कराना। ये बहुत मस्ट हो जाता है कि आपने उनके सिद्धांतों का, नियमों का, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो हम मेमोरी लेवल पे थे, अब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जा रहे हैं। और यहाँ पर नियम और सिद्धांतों के बारे में छात्रों को कम से कम समझाना है कि पृथ्वी जो है कि कैसे घूमती है, किस कारण घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है, तो उसके सिद्धांत हैं। वो एक फिक्स सिद्धांतों के आधार पर। तो कोई भी विषय है उसके अपने सिद्धांत हैं, अपने नियम हैं, चाहे वो इतिहास, नागरशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र है, तो उनके बारे में वो कम से कम आप उससे परिचित कराएंगे। और उसके बाद अब छात्र क्या कर सकता है जब वो अंडरस्टैंडिंग, उसमें क्या वो तुलना कर सकेंगे। वो हो सकता है कि हम जैसे हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में, तो हो सकता है वो परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों के बारे में तुलना कर करके स्पष्ट रूप से बता सकता है कि ऐसा होता है। यह हो सकता है कि वो विश्व में जितने भी पेटियां हैं वो कब कब चेंज होती है। यह हो सकता है कि विश्व में जो पूरी जलवायु चेंजिंग होती है वो कैसे कैसे होती है। भारत में मौसम जो चेंज होता है वो कैसे कैसे होता है। 6 मौसम होते हैं प्राय। तो किस परिवर्तन की वजह से होता है, किस कारण होता है, या हमारे जो है कि जो अलग अलग ऋतुएं आती हैं तो वो किस कारण आती है, किस प्रकार। तो ये सारा जो है पृथ्वी के घूमने और पृथ्वी के जो गति के बारे में है उसके आधार पर ये कह सकते हैं। वो मैंने एक टॉपिक लिया, किसी भी टॉपिक पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। छात्र विभेद कर सकेंगे, उसमें काइंड डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, वो अलग अलग उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्रमबद्ध कर सकते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से, उदाहरण दे सकेंगे, त्रुटियां बता सकेंगे, व्याख्या अपने शब्दों में करेंगे, कारण बता सकेंगे और संश्लेषित कर सकेंगे। तो ये आपके अवबोधात्मक उद्देश्यों में इतनी चीज़ों के बारे में वो मैंने आपको लिखाई भी है, और मैं इसको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में बता रहा हूँ डिटेल। इसलिए ये आपकी अपेक्षा रहती है कि छात्र ये कम से कम ये उसमें चीज़ें डेवलप्ड होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब हम प्लान बनाएंगे, लेसन प्लान, तो विशिष्ट उद्देश्यों में हमने इनमें से सभी नहीं लिखना है। हमने उस प्रकरण से रिलेटेड कुछ चुनिंदा चीज़ों के बारे में, और वो प्रकरण क्या है, उस प्रकरण की प्रकृति क्या है, वो प्रकरण क्या सिखाना चाहता है, उस प्रकरण से छात्र क्या सीखेंगे, तो उससे रिलेटेड हमने इसमें से 2-3 चीज़ें ही लिखनी। हो सकता है कि आप जो कि आपने कहा कि मैं छात्रों आज हम मृदा और उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, तो मृदा के बारे में, या आज हम कहेंगे कि छात्रों आज हम हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो सीधी सी बात है कि उस दिन आपके पास अब क्लासिफाइड का होगा, वो क्रमबद्ध करेंगे, ऊपर हाई एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की ओर, नीचे की ओर जाएंगे। तो हो सकता है कि बहुत सारे उसमें कारण बता सकता है कि हमारे जो है कि
हाई एल्टीट्यूड में पाए जाने वाले पौधे तिकोने आकार के, ये त्रिकोण आकार के क्यों होते, उनकी पत्तियां तिकोने क्यों होती, इसका मतलब जब बर्फ़ गिरती है तो वो तिकोने के रूप में अपने आप को एडजस्ट में अनुकूल कर देती हैं, फिर नीचे नीचे जा कर के वो पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं। तो ये कह सकते हैं कुछ गर्म जलवायु, कुछ ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जो हमारे एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड के हो जाते हैं, तो उसमें इस प्रकार से। या राजस्थान में कटीली झाड़ियाँ होती है, तो वो कटीली झाड़ियाँ क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है और उस पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए पत्तियां जो है कांटों का रूप धारण करती। तो ये अनेक प्रकार के कारण हैं, उन कारणों को बता सकता है और उनको सिंथेसिस कर सकता है, एक संग्रहण कर सकता है, मतलब इकट्ठा सिंथेसाइज करना। तो ये इस प्रकार से ये इसको हम समझ सकते हैं। अगला आता है कि अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्रों को विषय या प्रकरण से संबंधित तथ्यों, संकल्पनाओं, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, निदानों, प्रयोगों, परिकल्पनाओं, निष्कर्षों, पूर्व कथनों आदि से परिचित ज्ञान कराना या उसका अवबोध कराना। तो अगर हम इस प्रकार से अनुप्रयोगात्मक में कराते हैं तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार छात्र में कौन कौन सी चीज़ें डेवलप्ड होंगी। तो छात्र विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र सुनिश्चित कर सकेंगे, छात्र जांच कर सकेंगे, छात्र निर्माण कर सकेंगे, छात्र डैश डैश खोज कर सकेंगे, छात्र डैश डैश समीक्षा कर सकेंगे, छात्र पुष्टि कर सकेंगे, छात्र ज्ञात कर सकेंगे, छात्र रूपांतरण कर सकेंगे और छात्र निष्कर्ष निकाल सकेंगे। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इनको इस प्रकार से समझा सकता है। विश्लेषित कर सकेंगे, सुनिश्चित कर सकेंगे, जांच कर सकेंगे, निर्माण कर सकेंगे, खोज कर सकेंगे, समीक्षा कर सकेंगे, पुष्टि कर सकेंगे, ज्ञात कर सकेंगे, रूपांतरण कर सकेंगे और निष्कर्ष निकाल सकेंगे। तो ये सिंपल चीज़ें हैं और इसको आपको समझना है किस प्रकार से। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं। अब आती है बात कि सृजनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं और ये सृजनात्मक उद्देश्य और उसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किस प्रकार से लिया जा सकता है। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, छात्रों को विषय या प्रकरण विशेष के अध्ययन के प्रति अभिरुचि, व्यवहार कौशल, अभिवृत्ति, सृजन, दृष्टिकोण, प्रतिक्रियाओं, विचारों, ये विचारीकरण, स्वाभाविकरण आदि क्षमताएं उसमें विकसित कराना। इसके आधार पर आप उनमें ये चीज़ें विकसित करा सकते हैं और तब जा कर के आप उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। अब अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या होंगे, जब आपने इनका कह सकते हैं कि इनका आपने ज्ञान दे दिया है तो इसमें आते हैं हम कि छात्र रुचि लेंगे, छात्र क्रियाकलापों में भाग लेंगे, छात्र भ्रमण कर सकेंगे, छात्र निरीक्षण कर सकेंगे, छात्र लेख लिखेंगे, छात्र प्रयास कर सकेंगे, छात्र चित्रण व अंकन कर सकेंगे, छात्र निरूपण कर सकेंगे, छात्र सरलता से प्रयोग कर सकेंगे, छात्र संग्रहण करेंगे, छात्र आरेख बना सकेंगे, छात्र मूल्यांकन, आलोचना, समालोचना, गुण, दोष और संकलन आदि कर सकेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप सृजन वाले पक्ष में जाते हैं तो ये सृजन वाले पक्ष में कम से कम छात्रों में ये ज्ञान होना, सृजनात्मकता का मतलब अपने विचारों और उसके अपने विमर्श का, अपने बुद्धि और अपने थिंकिंग का यूज़ करना, प्रयोग करना। तो वो जो है कि रुचि लेंगे, वो इमोशनल भी आ गए उसमें, वो समालोचना कर सकेंगे, वो गुण दोष बता सकेंगे, वो उसकी आलोचना कर सकेंगे, वो उसमें आलोचना समालोचनात्मक रूप से उसको देख सकेंगे, आरेख बना सकेंगे, वो चित्र बना सकेंगे, वो डायग्राम बना सकेंगे, वो विभिन्न प्रकार के चीज़ों का संग्रहण कर सकेंगे। जैसे वो अब आप कहेंगे कि वह कि अब पृथ्वी की गतियों के बारे में तो क्या संग्रहण करना, तो वो संग्रहण करने के लिए वो डेटा संग्रहण कर सकते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग डोल ड्रम में, पेटियों में, अलग अलग जगह, या हम कह सकते हैं कि जो अक्षांश होते हैं अलग अलग, तो उनका डेटाओं का संग्रहण कर सकता है कि इन डेटाओं पर यह हो सकता है। तो इसलिए प्रश्न कभी आ जाता है कि यदि भारत में इतना इतना बजा है तो अमेरिका में इस टाइम कितना बजेगा, तो उस डेटा के आधार पर वो कैलकुलेट करके तुरंत बता देगा यहाँ है। इसका संग्रहण करने का मतलब ये नहीं कि पृथ्वी की गतियों का संग्रहण करने का मतलब वो डेटा संग्रहण कर सकता है, सूचनाएं संग्रहण कर सकता है, हर एक चीज़ों को मतलब अपने आप में स्टोर कर सकता है, वो अपने मेमोरी में, अपने दिमाग मस्तिष्क में। निरूपण कर सकेंगे, सरलता से प्रयोग कर सकेंगे, प्रयास। सरलता से प्रयोग करने का मतलब अगर दिन रात की प्रक्रिया उसको दिखानी है तो वो दिन रात की प्रक्रिया अपने प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा सकते हैं कि दिन ऐसा होता है, रात ऐसी होती है और सौर परिवार इस प्रकार से घूमता है, ये पृथ्वी अपने अक्षांश पर 23.5 डिग्री पर इस प्रकार से झुकी हुई है और इस प्रकार से वो तो उसका डेमो दिखा सकता है, उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से दिखा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको समझनी बहुत अत्यावश्यक है। तब हम आप आएंगे कि
ये जो आपको उस उद्देश्य लेखन कौशल है उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, तो वो मैं धीरे धीरे आपको आगे ये आपको कैसा लगा प्लीज़ आप इसमें रिप्लाई कीजिए और बात कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।